स्वागत है आप सबका संस्कृति आईएएस के ऑनलाइन एनसीईआरटी कोर्स में। ठीक है। और मध्यकालीन भारतीय इतिहास हमारा शुरू हो चुका है। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। वो है आपका चोल। ठीक है। तो चोलों के बारे में हमने पढ़ा था संगम काल में, मौर्योत्तर काल की में हमने चोल, चेर, पांड्य, दक्षिण सुदूर दक्षिण के 3 राजवंशों के बारे में पढ़ा। बाद में हमने देखा कि एक लंबा समय उनका इतिहास नहीं मिलता है। ठीक है। और फिर वो अंधकार या डार्क एज आप कह सकते हैं कि उसे कहा जाता है। लेकिन 9वीं सदी में एक महत्वपूर्ण घटना थी कि विजयालय के नेतृत्व में चोलों का दक्षिण भारत के अंतर्गत पुनः उत्कर्ष देखा गया। अर्थात चोल सत्ता की पुनः एक बार स्थापना विजयालय के नेतृत्व में 9वीं सदी के अंतर्गत हुआ। ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि दक्षिण की जो महत्वपूर्ण शक्ति जिसका उद्भव एक बार पुनः उदय 9वीं सदी में हो रहा है, उसके प्रमुख शासक कौन कौन से हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण 2 शासक हैं, एक हैं राजराज प्रथम और दूसरे राजेंद्र प्रथम। तो इन लोगों के बारे में एक जो महत्वपूर्ण शासक जो एनसीईआरटी के अंतर्गत हैं उनकी चर्चा करते हुए फिर हम उनके प्रशासनिक देखेंगे, क्योंकि चोलों की जो सबसे विलक्षण प्रशासनिक पद्धति है वो है स्थानीय स्वशासन। तो स्थानीय स्वशासन में संस्थाओं को देखते हुए स्थानीय स्वशासन की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनको देखेंगे। सांस्कृतिक इनके सांस्कृतिक जो है उपलब्धियों को देखेंगे। इनके पतन पर भी चर्चा करेंगे कि फिर 13वीं सदी के आसपास जो चोल साम्राज्य जो 9वीं सदी में उभरा और 13वीं सदी के आसपास पुनः जो है समाप्त हो जाता है या जिसका पतन आरंभ हो जाता है, उसके क्या अपने कारण रहे। और फिर हम आज दूसरा एक और महत्वपूर्ण टॉपिक आपके साथ डिस्कस करेंगे, वो है पूर्व मध्यकाल से संबंधित। मतलब पूर्व मध्यकाल यानी कि 750 से 1200 ईस्वी का जो काल है, कालखंड है, यानी तुर्कों की जो इस्लामी तुर्क शासन की स्थापना के पहले की जो घटना है, हम उसे पूर्व मध्यकाल के अंतर्गत कंसीडर करते हैं। तो उस काल के अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन पर हम आज कुछ चर्चाएं करेंगे। ये बेस हैं। अगर आप इन्हें ठीक से समझ पाएंगे तो आगे की घटनाक्रम, अर्थात जैसे कि जब हम मिडवल शुरू कर देंगे तो आप समझ पाएंगे कि किन परिस्थितियों में तुर्कों ने भारत पर आक्रमण किया, वो कौन कौन सी चीजें या वो कौन कौन सी भारतीय समाज, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कमजोरियां थीं, जिसका लाभ उठाकर तुर्कों ने भारत में साम्राज्य स्थापित किया। आगे उस पर मुगल आते हैं। तो ये एक फाउंडेशन है। तो आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग कहते हैं कि सर तो कहते हैं डेली की आज का क्लास महत्वपूर्ण है। दरअसल जितने भी जो भी सिलेबस के आपके पार्ट हैं वो सारे पार्ट इंपॉर्टेंट होते हैं और प्रश्न कहीं से भी किसी सेक्शन से भी पूछे जाते हैं, क्योंकि सारे सेक्शन इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये जो सेक्शन है ये एक फाउंडेशन कोर्स के रूप में, एक आधार के रूप में बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसके आधार पर आप आगे की घटनाक्रम, आगे की चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से आप समझ पाते हैं। ठीक है। तो और पढ़ाई लिखाई चल रही है ठीक ठाक? हाँ, कुछ बच्चों का मेरे पास मेरी टीम ने बताया है, मैसेज आता रहता है, सर नोट्स कैसे बनाएं, सर रिवीजन कैसे करें। देखिए, ये एक व्यवहारिक समस्या है, आप लोग भी फेस कर रहे हैं। कभी हम लोग विद्यार्थी हुआ करते थे तो हम लोग भी फेस किया करते थे। शुरू से इसलिए मैं अपने क्लास के अंतर्गत आप लोगों से एक निवेदन का भाव रखता हूँ, हमेशा कहता रहता हूँ कि आप नोट्स बनाते जाएं। जो हम पढ़ा रहे हैं उसे नोट्स बनाएं। अब ये प्रश्न आपके समक्ष है कि नोट्स कैसे बनाएं? या तो लेक्चर को सुन लें या पीडीएफ के हिसाब से बनाएं। तो जैसे जैसे टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, लेक्चर के साथ ही नोट्स बनाइए, तब चीज़ें ज़्यादा ग्रैप्स होंगी। समझ रहे हैं? जैसे मैं अगर अभी चर्चा करूं कि चोलों के उदय 9वीं सदी में विजयालय के अंतर्गत, हाँ, इन्होंने यहाँ अपनी राजा, तो उसको उसी साथ वीडियो पॉज कर करके आप नोट्स बनाइए। समझ रहे हैं? ये ऐसा हो करने से क्या होगा कि आप विषय से कनेक्ट हो जाएंगे। समझ रहे हैं? पढ़ाई के दौरान उस चीज से भी आप कनेक्ट हो जाएंगे, जुड़ते जाएंगे और नोट्स भी बनाते जाएंगे।
पढ़ने और लिखने का जो कॉम्बिनेशन होता है उससे कंसंट्रेशन बढ़ता है और वो चीजें आपकी धीरे धीरे अस्थायी होने लगती हैं। लिखिए जरूर, जितना पढ़िए, और लेक्चर के दौरान जो बहुत सारी बातें होती हैं जो कि पीडीएफ में नहीं होती, वो लेक्चर के दौरान आपसे मौखिक रूप से डिस्कस किया जाता है, समझाने के क्रम में डिस्कस किया जाता है। तो अगर कहीं कोई कॉन्सेप्ट समझने में दुविधा हो तो उसे भी नोट करिए, क्योंकि ये सब आपके सिलेबस, आपकी पढ़ाई के हिस्से हैं। समझ रहे हैं? सारी चीजें लिख के पढ़ाना बहुत ही मुश्किल है। तो एक टीचर का यही तो दायित्व है ना कि वो आपको एक सेंट्रल आइडिया अपने नोट्स के माध्यम से देखता है, बाकी अपने व्याख्यान के माध्यम से, अपने लेक्चर्स के माध्यम से उन चीजों को उदाहरण के माध्यम से, बहुत सारी चीजों से, कॉन्सेप्ट के माध्यम से, अवधारणा के स्तर पर आपको समझाता है। तो जहां आपको ऐसी समझ में दिक्कत आए कि मुझे यहाँ समझने में ये तो आप पर्टिकुलर पर्सन टू पर्सन अलग अलग होगा। बहुत से विद्यार्थी हैं जो कि ग्रैप्स कर ले रहे होंगे, बहुत से लोगों को थोड़ी असुविधा हो रही होगी, तो वो वीडियो पॉज कर करके उन चीज़ों को भी लिखते जाइए। ठीक है, कि इसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है, इसके पीछे का क्या तर्क है, समझ रहे हैं? उससे भी तैयारी आपकी पूरी तरीके से कंक्रीट हो जाएगी। ठीक है, तो नोट्स यही है तरीका। दूसरी बात, कुछ बच्चों का मैसेज आया था, हमारी टीम के ही पास आया था कि सर पीडीएफ जो आप अवेलेबल कराते हैं पढ़ाने के क्रम में, उस पे आप पेन वगैरह, दरअसल जब हम आपको पढ़ाते हैं तो स्लाइड्स पे हम उसको मार्क करते जाते हैं, कहीं पेन से, मार्कर से, जो भी हमारे पास है, उससे हम इसलिए मार्क करते हैं कि आपका ध्यान हम उस तरफ आकृष्ट कर सकें, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको हम ला सकें जो हम आपके साथ बताना चाहते हैं। तो अगर इसकी मान लीजिए कि आप निकलवा लेते हैं प्रिंट आउट, और प्रिंट आउट निकलवाते हैं तो मार्कर वगैरह भी आते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट रहती हैं उसमें। ठीक है, कुल मिला के यही अपने नोट्स में, यही नोट्स अपनी हैंड राइटिंग में, अपनी कॉपी में आपको लिखना है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये दुविधा आप समझ पाए होंगे और आपका समाधान हो चुका होगा। ठीक है, मतलब जितनी चीजें स्लाइड्स के अंतर्गत हैं वो आपकी कॉपी में चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, हेडिंग वाइज आप अपने राइटिंग में बनाइए, लिखिए। समझ रहे हैं? लिखने से तैयारी अच्छी होती है। जब भी पढ़िए, पढ़ने का एक अच्छा तरीका है, आप लोग तो इतने अनुभवी हो चुके होंगे, कम से कम जो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे होंगे, कि अभी तक की जो आपने पढ़ाई की है उसमें पढ़ने के साथ साथ लिखने का अहम योगदान होता है। और जब आप लोगों में से अधिकांश, मैं तो मान के चलता हूं कि लगभग आप सभी आगे चल के सिविल सर्विसेज की तैयारी करेंगे। जब सिविल सर्विसेज की तैयारी करेंगे तो उसमें एक परीक्षा होता है, मुख्य परीक्षा, मेंस एग्जामिनेशन। तो मेंस एग्जामिनेशन में आपकी लिखित परीक्षा होती है, आपको एक निश्चित समय में, एक निश्चित शब्द सीमा में चीजों को लिखना होता है। यहां भी आपके मन में दुविधा आ सकता है कि सर कैसे एग्जामिनर जान पाएगा कि हमने ये 250 शब्द में लिखे हैं, ये प्रश्न मैंने 125 शब्दों में लिखा है कि नहीं लिखा है। देखिए, आयोग हर बच्चे का ये मूल्यांकन करना कि किसने कितने शब्द लिखे, शब्द कोई नहीं गिनता, एग्जामिनर भी नहीं गिनता। हम लोग तो इतने वर्षों से इस फील्ड में हैं, पठन पाठन के क्षेत्र में जो तैयारी का एक लंबा दौर रहा, और इसके बाद अध्ययन अध्यापन का ये जो अपना चल रहा है हम लोगों का, उसमें यही अनुभव है कि कोई भी एग्जामिनर वो जो है आपकी शब्द सीमा नहीं चेक करता। आपका मूल्यांकन आयोग एक मनोवैज्ञानिक तरीके से करता है। वो मनोवैज्ञानिक तरीका क्या है कि आपको एक स्वस्थ व्यक्ति 3 घंटे में कितना लिख सकता है। एक स्वस्थ व्यक्ति 3 घंटे में कितने शब्द लिख सकता है, उतने ही शब्द आपसे अपेक्षित होते हैं कि परीक्षा में आप लिखें। और उन्हीं शब्दों को कभी 250 शब्द, 200 शब्द, 125 शब्द, अलग अलग कमीशंस के अलग अलग नाम से, मतलब अलग अलग प्रश्न के माध्यम से उतने शब्द लगभग आपसे पूछे जाते हैं। अगर आप शब्द सीमा का उल्लंघन करेंगे तो आपका कोई उत्तर बहुत बड़ा होगा तो कोई बहुत सिकुड़ जाएगा, छोटा हो जाएगा, समय की क्राइसिस हो जाएगी। तो लिखने का अभ्यास आपको करना चाहिए मेरे हिसाब से, और करना पड़ेगा।
अगर आप अंतिम रूप से सिविल सर्विसेज की जब तैयारी करेंगे तो अब तो वनडे एग्जाम में भी मैं देख रहा हूँ कि जीएस का बहुत ज़्यादा वेटेज बढ़ा रहे हैं। एसएससी वगैरह में भी जीएस पूरा हिस्ट्री है। तो सफल होने के लिए आपको लिखना पड़ेगा, मेहनत स्वयं से करनी पड़ेगी। जानते हैं एक पुरानी कहावत है कि खुद मरे खुदा नहीं दिखता, समझ रहे हैं? तो जब तक मतलब यहाँ शब्द पे न जाएं, भाव पे जाएं कि जब तक स्वयं से प्रयास नहीं होगा सिद्धि नहीं हासिल होगी। समझ रहे हैं? हम यहाँ से बेहतर कंटेंट, बेहतर से बेहतर लेक्चर्स आप तक प्रोवाइड कर सकते हैं। ये हमारा दायित्व है और हम लोग कोशिश भी कर रहे हैं, प्रयास भी कर रहे हैं। अब तो इतने क्लास के अंतर्गत आपने देख भी लिया होगा और आश्वस्त रहिए, आगे भी किसी तरह की कोई असुविधा नहीं आने वाली है। समझ रहे हैं? आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट, बेहतर से बेहतर जो कॉन्सेप्ट हो सकते हैं जिससे कि आप उन चीज़ों को समग्रता में समझ पाएं, वो हम यहाँ से उपलब्ध कराते रहेंगे। आप लोगों की क्या जिम्मेदारी है कि उन चीज़ों को आत्मसात कीजिए, उन पर उनका नोट्स बनाइए, समझ रहे हैं? और पूरे शिद्दत के साथ, मेहनत के साथ लग जाइए। एनसीईआरटी नई है उसको भी पढ़िए, पुरानी एनसीईआरटी है उसको भी अगर उपलब्ध हो जाए तो ठीक है, नहीं है तो तनाव नहीं लेना है। यहाँ हमने सब मिक्स किया हुआ है मैटर, तो वो आपको है, लेकिन पढ़िए जरूर। ये नहीं कि एनसीईआरटी का सर तो नोट्स बना देते हैं और फिर हम एनसीईआरटी क्यों पढ़ें। एनसीईआरटी पढ़िए जरूर, ये भी मेरा एक आपसे निवेदन है। समझ रहे हैं? दरअसल जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना तो उसकी भाषा, रीडिंग स्किल्स भी डेवलप होगी आपकी। एनसीईआरटी के शब्दों, एनसीईआरटी की भाषा से भी आप परिचित होंगे। समझ रहे हैं? पढ़ने का अभ्यास खूब डालिए और जितना पढ़िए उतना ही लिखने का भी अभ्यास डालिए। अगर अभी से ये प्रक्रिया आप लोग शुरू कर देंगे ना, मेरा पूर्ण विश्वास है 100% कि आप किसी भी परीक्षा में अपीयर होंगे, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। अगर बहुत बहुत बड़ा कोई है, मतलब जिसे हम किस्मत कहते हैं या कुछ लोग और नाम देते हैं, तो वो एक अलग मुद्दा होता है जीवन में कि हमने बहुत मेहनत किया, परीक्षा के दिन हमारी तबीयत खराब हो जाए, बहुत हमने कोशिश की, कुछ इस तरह की प्राकृतिक घटनाएं, प्राकृतिक आपदा से अगर गुजरना पड़ गया तो एक अलग बात है। लेकिन नियमित अगर पढ़ रहे हैं, रीडिंग एंड राइटिंग दोनों चीज, और थोड़ा बोलने का भी अभ्यास करें, ठीक है? क्योंकि सिविल सर्विसेज में जब आगे के चरण में जब आप प्रवेश कीजिएगा तो साक्षात्कार भी आपको देना होता है, और साक्षात्कार में आपके एक जो है वर्बल कम्युनिकेशन को देखा जाता है कि छात्र के अंतर्गत, जब चूंकि आप तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की, तो एक प्रशासक के अंतर्गत जो अपेक्षित होता है एक एडमिनिस्ट्रेटर में, वो सारी चीज़ें आपसे अपेक्षित होती हैं। तो आप थोड़ा बोलने का भी अभ्यास करिए, भाषा शैली में थोड़ी बेहतर आएगी, बेहतर होगा, लिखने में भी, सोचने में भी, समझने में भी, ये चीज़ें जो है आपकी इम्प्रूव होंगी। ठीक है? तो अभी से लग जाइए, ये अभी आपका प्राथमिक चरण है, ताकि जब आगे के चरण में आप पहुंचे तो इस परिपक्वता के साथ हों कि जब क्लास रूम में बैठें, तैयारी के दौरान संस्कृति आईएएस के क्लासरूम में जब आप तैयारी करने आए, उस पहले दिन से ही आपके अंदर एक आत्मविश्वास हो, कॉन्फिडेंस हो, एज ए ऑफिसर आप जो है अपनी तैयारी शुरू कीजिए। ठीक है? तो मुझे उम्मीद है कि आप इन चीज़ों को समझ पाए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है? तो नोट्स जरूर बनाइए, अपनी हैंड राइटिंग में इन सारी चीज़ों को एक रजिस्टर बनाइए, कॉपी पेन लेकर। ठीक है? 2-3 पेन का ना प्रयोग करिए तो एक ही पेन का कीजिए, करिए जरूर। समझ रहे हैं? लिखिए जरूर, लिख के पढ़ेंगे वो चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है? और फिर धीरे धीरे वो आपकी अपनी हो जाएंगी। ठीक? तो ये दुविधा खत्म हो गई। और भी किसी तरह का अगर कोई समय आप लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो बेहिचक आप हमारी टीम को बताइए। समझ रहे हैं? संस्कृति आईएएस पूरी तरीके से आप लोगों के लिए समर्पित है कि हमारे बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, संस्कृति आईएएस से जो जुड़ के तैयारी कर रहे हैं,
उनको जो भी विषय पढ़ाया जाए, जो भी चीज़ मतलब जिस भी कोर्स में वो इनरोल्ड हैं, उसमें बेहतर से बेहतर वो निष्पादन करें, पूरे एफर्ट के साथ, शिक्षक के स्तर पर भी, कंटेंट के स्तर पर भी और मतलब पठन-पाठन से संबंधित किसी भी स्तर पर जो भी आपकी अगर रिक्वायरमेंट है, आपको लगता है कि नहीं मैं ये चीज़ फेस कर रहा हूँ, आप हमारी टीम को बताइए और बिना हिचक, बिना मतलब किसी संकोच के, बिना किसी दबाव के, हम सब आपसे बातें करेंगे, आपको बताएँगे, रास्ता बताएँगे कि आपको कैसे करना है, कैसे आगे बढ़ना है। मतलब जिस तरीके से घर में अपने छोटे भाई के या अपने बच्चे के साथ लोग हाथ पकड़ के सिखाते हैं, वो भाव रहेगा कि आप लोग सफल हो सकें, ठीक है? तो आगे चलें? चलते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा, पहला टॉपिक होगा चोल। तो चोल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, फिर 8 मतलब 800 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक की उन महत्व यानी पूर्व मध्यकाल की कुछ सामाजिक परिवर्तन हैं, आर्थिक सामाजिक जीवन है, सांस्कृतिक जीवन है, उस पर प्रकाश डालेंगे, ठीक है? तो शुरू करें। तो हेडिंग डालिए चोल साम्राज्य। जब मैं बोला करूं तो आप लोग हमारी क्लास के अंतर्गत कॉपी पेन लेकर जरूर बैठा करें। मैं स्लाइड से पढ़ाता जरूर हूं, लेकिन इसके माध्यम से आपको क्या होता है कि ऑनलाइन कोर्सेस में अब किसी शिक्षक की राइटिंग शायद उतनी अच्छी ना हो, बहुत सारे लोग हैं उनमें से शायद राइटिंग के स्तर पर मतलब पढ़ने के स्तर पर बहुत लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें मेरी लिखावट से वो समझ न पाते हों, इसलिए उस लिखावट को बेहतर करने के लिए हमने इस स्लाइड को यूज़ किया है। सारे नोट्स मैं खुद ही बनाता हूँ आप लोगों के, ताकि बेहतर से बेहतर जो भी चीज़ें हैं एनसीईआरटी की उनको जो है एक सीक्वेंस में, एक जो है क्रम में करके वो परीक्षोपयोगी है वो आप तक पहुंचा दिया जाए, ठीक है? तो आप जो है कॉपी कलम लेकर बैठेंगे और हेडिंग डाल के उस चीज़ को लिखते भी जाएंगे। वीडियो है, वीडियो सुनते भी जाइए और कॉपी रजिस्टर के साथ भी बैठिए, उन चीज़ों को नोट भी करते जाइए, ठीक है? तो हेडिंग डालिए चोल साम्राज्य, ठीक है? चोल साम्राज्य। तो संगम युग के अंतर्गत हमने पढ़ा था चोल काल। तो दक्षिण भारत के अंतर्गत हमने देखा था ये केरल का क्षेत्र है, यहाँ चेर है, सुदूर दक्षिण में कौन है? पांड्य हैं, और ये जो क्षेत्र है वो है चोलों का, चोल है। तो चेर, चोल, पांड्य के बारे में हमने संगम मतलब मौर्योत्तर काल की जो समकालीन है संगम काल दक्षिण भारत में, इसके बारे में हमने पढ़ लिया है पहले ही। अब बीच का जो काल टाइम पीरियड था वो थोड़ा सा डार्क एज है, हमें उतने स्रोत मतलब अध्ययन के स्रोत, क्योंकि इतिहास की जो पहली क्लास है अब आप उसका इम्पोर्टेंस समझ पा रहे होंगे कि जो हम इतिहास का निर्धारण करते हैं वो स्रोत या साक्ष्यों के आधार पर करते हैं। अगर हमें साक्ष्य उपलब्ध नहीं है तो उसके बारे में इतिहास मौन हो जाता है। साक्ष्य दो तरह के होते हैं, साहित्यिक और पुरातात्विक। साहित्यिक साक्ष्य में देसी भी हो सकते हैं, विदेशी विवरण भी हैं, और हमने उसको बाकायदे पूरा कैटेगराइज किया था, याद करिए पहली क्लास को, ठीक है? तो इन दोनों जो है साक्ष्यों के आधार पे ही हम इतिहास का पुनर्निर्माण करते हैं, ठीक है? देखते हैं कि जो इतिहास में बातें लिखी गई हैं, जो बातें कही गई हैं, वो कितनी प्रामाणिक हैं, ठीक है? उसकी प्रामाणिकता के लिए हम लोग बहुत सारे स्रोतों से उसकी पुष्टि भी करते हैं। मतलब अगर किसी साहित्य में कहीं एक बात लिखी गई है तो उसकी पुष्टि अन्य स्रोतों से करते हैं, पुरातत्वों से करते हैं। मतलब इस आधार पे हम प्रामाणिक इतिहास लेखन का हम लोग प्रयास करते हैं। चूंकि तैयारी आप कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की, तो आपका अप्रोच यानी सिविल सर्विसेज या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की, इसे समझिए। तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का जो अप्रोच होता है वो लॉजिकल होता है। चाहे आपको कोई भी परीक्षा दीजिए, वनडे का देंगे, सिविल सर्विसेज का देंगे, सारी परीक्षाएं लॉजिकल होंगी, समझ रहे? लॉजिकल कहने का आशय है कि कोई भी बात कह देने से भर से वो ठीक नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई चीज सत्य भी है, समझ रहे? अगर आप कहेंगे कि
सिंधु वासियों को, हड़प्पा युग में हड़प्पा वासियों को शल्य चिकित्सा का ज्ञान था। बात तो बिल्कुल सही आपने कही है, लेकिन वो एग्जामिनर भी जान रहा है, लेकिन आपको अपने कथन को प्रमाणित करने के लिए तर्क देना पड़ेगा, जिससे चूंकि मूल्यांकन आपका होना है, परीक्षक आपका परीक्षण कर रहा है, समझ रहे हैं, एग्जामिनर आपका परीक्षण कर रहा है कि आप अगर कोई बात कह रहे हैं तो उसके पक्ष में कितने सबल तर्क आप प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आप कह देंगे कि सिंधु वासियों को शल्य चिकित्सा का ज्ञान था, जिसका साक्ष्य हमें कालीबंगा से प्राप्त एक बच्चे के खोपड़ी से पता चलता है। अब जो वजन आपकी बात में है वो उस बात में नहीं है, समझ रहे हैं, केवल ये कह देने भर से कि हड़प्पा वासियों को शल्य चिकित्सा का ज्ञान था, इसमें इतना वजन नहीं है। लेकिन जैसे ही आपने कहा कि कालीबंगा से एक बच्चे का सिर, कपाल मिला है जिसमें 6 छेद बने हैं, और वो आज भी शल्य चिकित्सा में ब्रेन का जब हम सर्जरी करते हैं तो उन्हीं 6 छेदों के माध्यम से करते हैं, तो अब जो आपका वजन, अब बात होगी वो अलग हो जाएगी, समझ रहे हैं। तो इसलिए जब भी कुछ कहें, जब भी कुछ लिखें, तो सपोर्ट में उस पक्ष में जिस भी बात को आप कह रहे हैं उसके पक्ष में आपको तर्क देना पड़ेगा, उदाहरण देना पड़ेगा, समझ रहे हैं। और जब आप ऐसा कर पाएंगे तो निश्चित रूप से आपकी लेखनी अच्छी हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। आई बात समझ में? इसी ढर्रे पर धीरे धीरे आपको बढ़ना है। यही इतिहास है। इतिहास इन्हीं अर्थों में वैज्ञानिक हो जाता है कि कही सुनी बातों पर, प्रशस्ति परक लेखों पर उतना भरोसा नहीं है इतिहास को। हमने कहा ना, हर्ष महान था, लेकिन वाण भट्ट ने उसे क्या कर दिया, महानतम बना दिया। चूंकि बाण भट्ट एक दरबारी कवि था और हर्ष के दरबार में निवास करता था, उसने हर्ष चरित नामक ग्रंथ भी लिखा जिसमें हर्ष की उसने भूरी भूरी प्रशंसा की, ठीक है, और उसके बदले उसे जो है हर्ष से काफी कुछ मिलता भी था, उपहार आदि भी प्राप्त होते थे। तो दरबारी लेखन है, प्रशस्ति परक लेखन है, इन सब चीजों को हम जो है देखते हैं इतिहास का परीक्षण करते समय कि उसमें क्या क्या चीजें हैं जो बढ़ा चढ़ा कर कही गई हैं, क्योंकि इतिहास तो संतुलित है, तो हम उसे अन्य स्रोतों से पुष्ट करते हैं। हम देखते हैं कि उसी समय का आया हुआ एक चीनी यात्री वेनसांग क्या कह रहा है, उस समय के अभिलेख क्या कह रहे हैं, उस समय का सामाजिक जीवन कैसा रहा, धार्मिक जीवन कैसा रहा, क्या सारी चीज़ें ठीक थीं या उसमें कुछ हम देखते हैं कि है गड़बड़ी। तो इस आधार पे हम मूल्यांकन, तो ये वैज्ञानिक पद्धति है, प्रयोग और परीक्षण के माध्यम से आगे बढ़ना। कोई एक तथ्य हो दे दिया जाता है और फिर आप लेबोरेटरीज में उस तथ्य को सत्यापित करते हैं, प्रयोग और परीक्षण करते हैं कि कितना सत्य है, H2SO4 में सल्फ्यूरिक अम्ल तेजाब है या नहीं है, इसका आप परीक्षण करते हैं, ठीक है। और परीक्षण करने के बाद आप सत्यापित करते हैं कि H2SO4 क्या है, एक तेजाब है, ठीक है, अम्ल है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है इतिहास भी विज्ञान हो जाता है, ठीक है। तो दक्षिण भारत के अंतर्गत का वो जो कुछ समय था, यानी मौर्योत्तर काल से अब 9वीं सदी लगभग मान के चलिए 600-700 वर्षों का जो टाइम पीरियड है, वो इनका इतिहास हमें प्राप्त नहीं होता। तो ये जो है टाइम पीरियड जो हमारा है वो क्या हो जाता है, अंधकार युग के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। तो ये जो टाइम था उसमें दक्षिण भारत के अंतर्गत आपने देखा कि एक महत्वपूर्ण शक्ति है पल्लव। तो पल्लवों ने अपने सामर्थ्य से सबको अपना क्या कर दिया था, अबदस्त कर दिया था। तो चोल भी क्या थे, ये पल्लवों के सामंत थे, ठीक है। सामंत कहने का आप आशय समझ पा रहे हैं, मतलब उनके अंतर्गत, उनके मातहत थे, उनके अधीन थे, ठीक है। लेकिन चूंकि सामंत हैं और पूरे भारत में इस समय सामंतवादी व्यवस्था का प्रचलन है, यानी मुख्य राजा के अंतर्गत कई छोटे छोटे राजा हैं और अपने अपने क्षेत्र में उनकी वही स्थिति है जो राजा की पूरे साम्राज्य में है, लेकिन वो उस राजा की अधीनता स्वीकार कर रहे हैं,
फर्क सिर्फ इतना है। तो जैसे ही मुख्य राजा केंद्रीय सत्ता कमजोर होगी, वैसे ही सामंत क्या करेंगे, विद्रोह सर उठाएंगे और अपने राज्य की स्वतंत्रता की घोषणा कर देंगे। तो ये भी क्या है, पल्लव के सामंत हैं। और 9वीं सदी में कुछ ऐसा ही हुआ कि विजयालय नामक एक व्यक्ति है जो चोल साम्राज्य से जुड़ा हुआ है, उसके नेतृत्व में चोलों ने जो है सामंत से पुनः शासक की स्थिति में आ जाते हैं। ये 850 है, ये ध्यान रखना। 850 ईस्वी में विजयालय ने तंजौर पर कब्जा कर लिया और उसे जो है चोलों की राजधानी बनाया। ठीक है, यानी विजयालय के नेतृत्व में चोलों का एक बार आगमन हो रहा है, पुनर्उदय हो रहा है। ठीक है, तो ये जो है 9वीं सदी की घटना है, जब पल्लवों से मतलब सामंत की स्थिति से उठकर ये पुनः शासक की स्थिति में स्थापित हो रहे हैं। और तंजौर 850 ईस्वी में विजयालय ने तंजौर पर अधिकार किया और इसे जो है चोलों की राजधानी बनाया। ठीक है, चोलों की राजधानी बनाया। ठीक है, और इसी के साथ पुनः चोल एक जो है शक्ति के रूप में दक्षिण भारत में स्थापित होते हैं। लेकिन चोल साम्राज्य का जो एक्चुअल फाउंडर है, वास्तविक संस्थापक, वो राजराज प्रथम को माना जाता है। ठीक है, अभी हम देखेंगे। इसने अपने विजय अभियानों के माध्यम से अपने विजयों को, अपनी स्मृति को स्थायित्व देने के लिए बहुत सारे स्मारक, बहुत सारे भवनों का भी निर्माण कराया। उसी में एक महत्वपूर्ण इसका जो है इस काल की स्थापत्य है, जब इसने तंजौर में बृहदेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था राजराज प्रथम ने। द्रविड़ शैली में बना बृहदेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर वो केवल उस समय तक ही नहीं, आज भी वो जो है मंदिर स्थापत्य के चरमोत्कर्ष को दर्शा रहा है। तो वास्तविक एक्चुअल फाउंडर राजराज प्रथम को माना जाता है। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन? ठीक है, आगे चलें। अब देखते हैं प्रमुख शासक। तो प्रमुख शासक तो बहुत छोटे बड़े आएंगे, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है और जो एनसीईआरटीज में आपके हैं उसमें है राजराज प्रथम। ठीक है, इनका जो टाइम पीरियड है 985 से 1014 ईस्वी। राजराज प्रथम का जो टाइम पीरियड है वो है 985 ईस्वी से 1014 ईस्वी। ठीक है, राजराज को उसके पिता ने अपने जीवन काल में ही युवराज नियुक्त कर दिया था। ठीक है, मतलब राजराज को उनके पिता ने अपने जीवन काल में ही युवराज नियुक्त कर दिया था। दरअसल हम जब पढ़ेंगे ना चोल प्रशासन, तो उसमें हम देखते हैं कि चोल राजा अपने जीवन काल के ही दौरान युवराज को नियुक्त कर देते थे। इससे क्या होता था कि चूंकि शासन प्रणाली राजतंत्रात्मक है, राजा का बेटा राजा बनेगा, राजा जिसे अपना युवराज नियुक्त करेगा वही अगला शासक बनेगा। तो इससे उत्तराधिकार का संघर्ष क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। जैसे उत्तर भारत के अंतर्गत आप देखेंगे, दक्षिण भारत के अंतर्गत भी आप देखेंगे, राष्ट्रकूटों के अंतर्गत ज्येष्ठ उत्तराधिकार का ही नियम प्रचलन में था, लेकिन कई शासकों ने भी इसका उल्लंघन किया। प्रीवियस क्लास में मैंने चर्चा किया था, गोविंद चतुर्थ है, ठीक है, ध्रुव है, इन सबों ने अपने ज्येष्ठ भाई को अपदस्थ करके सत्ता प्राप्त किया था। ठीक है, तो यहां पे क्या था कि राजा अपने जीवन काल में ही युवराज को क्या कर देता था, नामित कर देता था कि यही अगला राजा होगा। तो राजराज प्रथम भी अगला शासक हुआ। ठीक है, इसका जो मूल नाम है राजराज प्रथम का वो है अरिमोलीवर्मन। ठीक है, अरिमोलीवर्मन, ये ध्यान रखना, एक में है ये अरिमोलीवर्मन, ये राजराज का मूल नाम है। ठीक है, मूल नाम है। ठीक है, लेकिन जब वो शासक बनता है, राजा बनता है, तब वह राजराज की उपाधि या विरुद्ध धारण करता है। ठीक है, राजराज की उपाधि धारण करता है। शासक बनने के पश्चात अरिमोलीवर्मन ने राजराज का विरुद्ध या उपाधि, विरुद्ध कहीं कहीं विरुद्ध लिखा होगा, विरुद्ध का अर्थ होता है उपाधि। ठीक है,
विरुद्ध या उपाधि धारण किया। ठीक है, तो राजराज प्रथम का मूल नाम क्या था? अरिमोलिवर्मन। जब वह राजा बना तो उसने राजराज की उपाधि या विरुद्ध धारण किया। ठीक है, अब देखिए इसके सैन्य अभियान। तो इसने जो है श्रीलंका पर नियंत्रण के लिए सैन्य अभियान किया। चूंकि दक्षिण भारत का ये क्षेत्र आप देखेंगे ना, तो दक्षिण भारत के अंतर्गत इधर है श्रीलंका, अब इधर है आपके चोल, इनके पास नौसेना है, तो ये श्रीलंका की तरफ अटैक करेंगे। तो श्रीलंका का ये उत्तरी क्षेत्र है और ये दक्षिणी क्षेत्र है। तो राजराज ने श्रीलंका के उत्तरी क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित किया। ठीक है, तो श्रीलंका पर नियंत्रण उसने जो है अटैक किया और उत्तरी श्रीलंका पर उसने अपना नियंत्रण स्थापित किया राजराज प्रथम ने। फिर पांड्य राज्य है, तो ये सुदूर पांड्य में है, दक्षिण में पांड्य है, इन पे अटैक करता है। मदुरा इनकी राजधानी है, तो मदुरै पर आक्रमण किया और पांड्य राजा को क्या किया? बंदी बना लिया। दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ बढ़ता है, मालदीव पर विजय करता है। ठीक है, तो ये जो आप विजय अभियान देख रहे हैं, ठीक है, यानी श्रीलंका के खिलाफ है, पांड्यराज के खिलाफ है, मदुरा के खिलाफ, दक्षिण पूर्व एशिया में, इन सब विजय अभियानों का जो उद्देश्य था वो था दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ होने वाला जो व्यापार है उस पर नियंत्रण स्थापित करना। चूंकि दक्षिण पूर्व एशिया के साथ भारत के प्राचीन काल से व्यापारिक संबंध हैं, ठीक है, जो अभी भी किसी न किसी रूप में बने हैं। हम पढ़ेंगे जस्ट ही कुछ देर बाद कि जो 800 से 1200 मतलब पूर्व मध्यकाल का काल है, वो आर्थिक अवनति का काल माना जाता है। ठीक है, और उस आर्थिक अवनति के पीछे का जो उद्देश्य बताया गया कि वाणिज्य व्यापार में मतलब विदेशी व्यापार में ह्रास। पहले जो शोध हुए उन्होंने कहा कि भारत का विदेशी व्यापार में गिरावट आई, जिससे कि भारत में वाणिज्य व्यापार का ह्रास हुआ, और यही कारण है कि भारत में नगरों का पतन हुआ और उस समय सोने चांदी की मुद्राएं भी हमें प्राप्त नहीं होती थी, कम हो रही हैं, कम हुई हैं। तो ये जो है गिरती अर्थव्यवस्था को दर्शाता है। लेकिन जब आधुनिक शोध हुए तो देखा गया कि ठीक है कि वाणिज्य व्यापार में गिरावट आई होगी, लेकिन अन्य क्षेत्रों से अभी भी व्यापार हो रहे थे। उसमें एक दक्षिण पूर्व एशिया भी है, कुछ नए व्यापारिक क्षेत्र भी स्थापित हुए, जैसे चीन के साथ व्यापार में आप देखेंगे तो वृद्धि होगी। तो ये जो है काल, वो अगर आर्थिक अवनति रहा तो उसका मूल कारण था सामंती संरचना का होना, यानी एक केंद्रीय सत्ता का अभाव, जब कई छोटे छोटे राजा अस्तित्व में आएंगे। ठीक है, अब मान लीजिए ये आपका मुख्य राजा है, ठीक है, अब इसके अधीन क्या है? बहुत सारे छोटे छोटे सामंत हैं। इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझिए, भारत के नक्शे पे समझेंगे ना तो भौगोलिक स्थिति के आधार पे आप चीज़ों को समझ पाएंगे। ठीक है, अब मान लीजिए जैसे ये भारत है, ठीक है, ये श्रीलंका है, दक्षिण पूर्व एशिया के ये इधर देश हैं, ठीक है, और द्वीप हैं, छोटे छोटे द्वीप हैं। और आप अगर देखेंगे तो भारत में कुछ जैसे ये चेर हैं तो इनको समुद्र का लाभ है, पांड्य हैं इन्हें भी समुद्र तट प्राप्त हो रहा है, चोल हैं इन्हें भी समुद्र तट प्राप्त हो रहा है। तो ये यहाँ से दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार कर रहे हैं, ये समुद्र मार्ग से मध्य एशिया के साथ इधर इस क्षेत्र में भी व्यापार कर रहे हैं, ये इस क्षेत्र में भी व्यापार कर रहे हैं, चीन सागर से चीन में व्यापार कर रहे हैं। मतलब समुद्री व्यापार इनकी जो है प्रगति पे है। ठीक है, लेकिन अगर उत्तर भारत के अंतर्गत या दक्षिण भारत के अंतर्गत नगरों का पतन देखा गया तो अब ये सपोज दैट मुख्य राजा है और इस मुख्य राजा के अधीन छोटे छोटे सामंत हैं। अब ये सामंत जो सामंती संरचना बनी, ये अपने अपने क्षेत्र में इनका क्या हिसाब किताब है? ये राजा की ही तरह है, जो अधिकार राजा को अपने साम्राज्य पे
प्राप्त है वही सामंत भोग कर रहे हैं कहाँ, अपने अपने क्षेत्रों में। लेकिन अब वही आपस में संघर्षरत है, क्षेत्र के विस्तार को लेकर, अन्य बहुत से कारणों को लेकर, एक दूसरे को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति को लेकर आपस में ही संघर्षरत हैं। तो जो भारत में वाणिज्य व्यापार आर्थिक अवनति हुई, उसका जो मूल कारण था वो था वाणिज्य, जो ये आंतरिक सामंती संरचना का होना। क्योंकि अगर ये केंद्रीय सत्ता होती यहाँ पे, तो बहुत सारे क्षेत्र, अब चीन मसालों का आयात कर रहा है भारत से, महंगी धातुओं का आयात कर रहा है, मतलब हाथी दांत वगैरह पे बने जो शिल्प हैं उसका आयात कर रहा है। तो वहां से जो है दक्षिण पूर्व एशिया से भारत के व्यापारिक संबंध हैं। मध्य एशिया में ठीक है कम हुआ होगा, लेकिन फिर भी हो रहा था व्यापार। तो ये मुख्य कारण था भारत की सामंती संरचना, जिसने कि भारत के व्यापारिक गतिविधियों को धक्का पहुंचाया और भारत में नगरों का पतन हुआ और जो मुद्रा अर्थव्यवस्था गिरी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आप ये जो देख रहे हैं ना, कि इसी दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ जो व्यापारिक संबंध हैं, इस पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए आवश्यक था कि इन क्षेत्रों पर अधिकार स्थापित किया जाए। ठीक है, पांड्य क्षेत्रों पर अधिकार स्थापित किया जाए, श्रीलंका क्षेत्र पर अधिकार स्थापित किया जाए, और इसी क्रम में मालदीव की भी उसने विजय की। आई बात समझ में? अब देखिए, राजराज प्रथम ने जो है अपनी विजयों को स्थायित्व, या अपने विजय की स्मृति को स्थायित्व देने के लिए इसने तंजौर में बृहदेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। बहुत ही शानदार द्रविड़ शैली में बना हुआ ये मंदिर है, बहुत ही शानदार मंदिर है। ठीक है, तो उसने, मतलब राजराज प्रथम ने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर या राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किया। मंदिरों का निर्माण कर अपनी विजयों को की स्मृति को स्थायित्व प्रदान करना चाहता था, या उसका मंदिरों के निर्माण, इस मंदिर के निर्माण के पीछे का जो उद्देश्य था वो था अपनी विजय स्मृति को क्या करना, स्थायित्व प्रदान करना। ठीक है, ऐसे आगे भी देखेंगे, जैसे राजेंद्र चोल है तो उसने गंगईकोंड चोल मंदिर की स्थापना की। ठीक है, तो वो भी अपनी विजय को स्मृति प्रदान करना चाहता था, अब विजय स्मृति को स्थायित्व प्रदान करना चाहता था। ठीक है, क्लियर है कुछ? ठीक है, आगे चलें। अगला जो महत्वपूर्ण चोल शासक है उसका नाम है राजेंद्र प्रथम। ठीक है, राजराज का पुत्र है राजेंद्र प्रथम। ठीक है, और इसका जो टाइम पीरियड है वो है 1014 से 1044, मतलब 30 साल के आसपास इसने शासन किया। ठीक है, 1014 से 1044 ईस्वी, ये टाइम पीरियड है राजेंद्र प्रथम का। बहुत ही महत्वपूर्ण चोल शासक है राजेंद्र प्रथम, और इसने राजराज प्रथम द्वारा जो विजय अभियान शुरू किया गया था, साम्राज्य के विस्तार, साम्राज्य की जो है गौरव को बढ़ाया जा रहा था, उसी परंपरा का ये अनुयायी बना, और इसने भी राजराज प्रथम के विजय अभियान को कंटिन्यू रखा, जारी रखा। ठीक है, इसकी उपाधि थी गंगईकोंड चोल की। ठीक है, राजेंद्र प्रथम की जो उपाधि है वो है गंगईकोंड चोल की। ठीक है, गंगईकोंड चोल की उपाधि क्यों, कब उसने ली, ये भी समझेंगे। दरअसल उसने गंगा क्षेत्र में बंगाल अभियान किया था और बंगाल को इसने जीत लिया था, विजित कर लिया था, और उसी समय उसने गंगईकोंड चोल की उपाधि ली थी। ठीक है, मतलब दक्षिण भारत से आके उत्तर भारत में कलिंग के रास्ते उसने बंगाल विजय किया, बंगाल अभियान किया था। ठीक है, और अब आप देख सकते हैं कि दक्षिण भारत की जो सत्ता शक्ति है वो उत्तर भारत में आ गई, और बे ऑफ बंगाल, जिसे बंगाल की खाड़ी कह रहे हैं, ये है ना बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, इसे राजेंद्र चोल ने चोल झील के रूप में तब्दील कर दिया, चोल झील बना दिया। ठीक है, ऐसा कहा जाता है। तो ये इसने, राजेंद्र प्रथम ने भी राजराज प्रथम के विजय अभियानों को जारी रखा, इसने भी कई क्षेत्रों को अपने अधीन किया,
और ऐसे ही क्रम में, इसी क्रम में उसने जब बंगाल विजय किया था तो गंगईकोंड चोल की उपाधि ली है। साथ ही उसने एक नगर भी बसाया था कावेरी के मुहाने पर, गंगईकोंडचोलपुरम नामक एक नगर बसाया था तंजौर के अलावा, उसको अपनी राजधानी भी बनाया था कुछ समय के लिए। कावेरी के मुहाने, कावेरी तट के मुहाने पर उसने एक नगर बसाया और उसे अपनी राजधानी भी बनाया था। ठीक है, तो इसने जो है संपूर्ण श्रीलंका पर अधिकार कर लिया, यानी श्रीलंका का वह क्षेत्र जिस पर उत्तरी भाग पर अभी राजराज प्रथम का अधिकार था, अब राजेंद्र प्रथम ने पूरा श्रीलंका ही जीत लिया, उस पर अधिकार कर लिया। ठीक है, कहा जाता है कि उसने अनुराधापुर जो उसकी राजधानी थी उसको नष्ट कर दिया चोलों ने, चोल शासकों ने, मतलब राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम के अभियानों ने, और वहाँ के राजा रानियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, बड़ा कठिनाई हुई वहाँ के लोगों को। तो श्रीलंका अभियान कहीं न कहीं चोलों के चरित्र पर कलंक के समान माना जाता है। खैर, राजेंद्र प्रथम ने पूरे श्रीलंका पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। ठीक है, राजराज ने जहां उत्तरी श्रीलंका पर अधिकार किया था, इसने पूरे श्रीलंका पर अधिकार कर लिया। ठीक है, अब देखिए, हमने आपको पढ़ाया था कि मलाया, जावा, सुमात्रा यानी दक्षिण पूर्व एशिया के जो ये छोटे छोटे द्वीप हैं, इस पर अधिकार है शैलेंद्र शासकों का। तो इसने जो है शैलेंद्र वंशी शासकों को पराजित किया, यानी दक्षिण पूर्व एशिया पर अपना अधिकार स्थापित करना चाहता था ये भी। और दक्षिण पूर्व एशिया पर अधिकार करने का उद्देश्य वही व्यापारिक नियंत्रण, जिससे कि अधिक से अधिक लाभ कमाया जा सके और अपने साम्राज्य को क्या मजबूती प्रदान किया जा सके, आर्थिक रूप से मजबूत, आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा सके। ठीक है, तो इसने शैलेंद्र वंशी शासकों को पराजित किया और जावा, सुमात्रा, मलाया, कडारम इन क्षेत्रों पर नियंत्रण किया। यानी दक्षिण पूर्व एशिया के जो क्षेत्र हैं, जावा, सुमात्रा, मलाया, कडारम, इन पर कौन शासन कर रहा है? शैलेंद्र वंशी, शैलेंद्र वंशी राजा हैं। ठीक है, कई बार चर्चा आया है, ध्यान रखना आप लोग, शैलेंद्र वंशी शासकों का कई बार चर्चा आया है। ठीक है, इन्होंने नालंदा में एक विहार भी बनवाया था, याद है, और देवपाल, पाल शासक देवपाल से क्या कहा था? 5 गांव, इन्हीं शैलेंद्र वंशी शासकों ने, बौद्ध थे, 5 गांव की आमदनी देने के लिए कहा था कि उस विहार का खर्च चलाने के लिए। याद आ रहा है कुछ कुछ? तो चूंकि ये क्षेत्र किसके अधीन है? शैलेंद्र वंश के अधीन है, तो इस पे इसने विजय अभियान किया और इनको पराजित किया और उस पर नियंत्रण किया। राजेंद्र प्रथम का एक महत्वपूर्ण अभियान था गंगा क्षेत्र यानी बंगाल विजय। तो राजेंद्र चोल ने एक महत्वपूर्ण सैन्य अभियान कलिंग के रास्ते बंगाल पर किया था, बंगाल पर आक्रमण किया था। उसने बंगाल की विजय की, बंगाल को जीत लिया, और इस विजय के उपलक्ष्य में उसने उपाधि ली थी गंगईकोंड चोल की। ठीक है, यानी इसी बंगाल विजय के उपलक्ष्य में इसने, किसने? राजेंद्र चोल ने गंगईकोंड चोल की उपाधि ली थी और कावेरी के मुहाने, कावेरी के तट पर गंगईकोंडचोलपुरम नामक एक नगर का भी निर्माण कराया जो उसकी राजधानी बनी। ठीक है, तो कावेरी के मुहाने पर एक नई राजधानी बसाई, उसका नाम उसने गंगईकोंडचोलपुरम रखा, इस विजय स्मृति को स्थायित्व देने के लिए। ठीक है, यानी बंगाल अभियान को स्थायित्व देने के लिए, हाँ, बंगाल विजय की स्मृति को स्थायित्व देने के लिए कावेरी के मुहाने पर उसने एक गंगईकोंडचोलपुरम नामक नई राजधानी बसाई। ठीक है, इसका एक महत्वपूर्ण काम है, चीन में इसने राजदूत भेजा। तो राजदूत भेजने के पीछे का क्या उद्देश्य था? कि इसका पीछे का उद्देश्य था व्यापारिक गतिविधियों में तीव्रता लाना, व्यापारिक गतिविधियों में तीव्रता लाना। आई बात समझ में? तो राजेंद्र प्रथम क्लियर, 1014 से 1044 ईस्वी, मतलब लगभग 30 साल का इसका शासनकाल है। इसने गंगईकोंडचोल की उपाधि ली थी, इसने संपूर्ण श्रीलंका को जीत लिया। ठीक है,
दक्षिण पूर्व एशिया के शैलेंद्र वंशी शासक, यानी जिनका अधिकार है जावा, सुमात्रा, मलाया, कोडारम क्षेत्रों पर, उनको पराजित कर उन क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। और इसका एक महत्वपूर्ण सैन्य अभियान है बंगाल पर आक्रमण। गंगा क्षेत्र में स्थित बंगाल पर आक्रमण, इसने बंगाल विजय किया और उस अपने विजय को की स्मृति को स्थायित्व देने के लिए कावेरी के तट पर इसने गंगईकोंड-चोलपुरम नामक एक नगर बसाया और गंगईकोंड-चोल की उपाधि ली और बंगाल की खाड़ी को चोल झील के रूप में तब्दील कर दिया। ठीक है। व्यापारिक गतिविधियों में तीव्रता के लिए, यानी व्यापारिक गतिविधियों में तीव्रता लाने के लिए उसने राजेंद्र प्रथम ने चीन में एक दूत मंडल भी भेजा। ठीक है, चीन के दरबार में एक दूत मंडल भेजा और फिर जिससे कि व्यापारिक गतिविधियां बढ़ सकें। यहां तक क्लियर है? आगे चलें। अगला जो महत्वपूर्ण है इसके अंतर्गत चोल मतलब साम्राज्य के अंतर्गत, वो है चोल प्रशासन। चोल प्रशासन में भी जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है स्थानीय स्वशासन। मतलब जब आजाद भारत के अंतर्गत आपने देखा संविधान बना तो 93 में 73वें 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से स्थानीय स्वशासन की बात कही गई। मतलब स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक अधिकार दिया गया जिसके तहत सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया, गांव और नगरों को मतलब स्वायत्तता दी गई। ठीक है, तो उसी तरीके से हम देखते हैं कि चोल काल के अंतर्गत, समझ रहे हैं, उस समय मतलब ये 9वीं 10वीं सदी की बात है, उस समय ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत संस्थाएं थीं, नगर की जो संस्थाएं थीं, गांव की जो संस्थाएं थीं, उनमें स्थानीय स्वशासन के तत्व हमें दिखाई देते हैं। उसके बारे में भी समझेंगे कि उसकी योग्यता निर्योग्यता क्या है। बहुत सारी समितियां होती थीं, उन समितियों के अपने क्या नाम थे और उन समितियों का क्या कार्य था वो भी समझेंगे। ठीक है, तो चोल प्रशासन कुल मिला के महत्वपूर्ण है और उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण है चोलों का स्थानीय स्वशासन। परीक्षा के लिए ये बहुत ही हॉट टॉपिक है और यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, समझ रहे हैं, चाहे कोई भी परीक्षा दीजिए किसी भी कंपटीशन में, तो अगर चोल से प्रश्न रहेगा तो उसके प्रशासन में अगर प्रश्न प्रशासन से पूछा जाएगा तो स्थानीय प्रशासन जरूर रहेगा कहीं ना कहीं। ठीक है, खैर अब देखते हैं चोल प्रशासन। ठीक है, तो हेडिंग डालिए चोल प्रशासन। चोल प्रशासन में सबसे पहले हम देखेंगे केंद्रीय प्रशासन। तो केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत जो सबसे सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कह लीजिए, जो सब सर्वोच्च था, वो होता था राजा। राजा का स्थान क्या था? सर्वोच्च था। केंद्रीय प्रशासन में राजा सर्वोच्च था। कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, विधायिका हो, भाई राजा निरंकुश राजतंत्र है ना, राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है ना, तो राजा सर्वोच्च है। राजा अपने जीवन काल के अंतर्गत ही युवराज का चयन कर देता था, समझ रहे हैं, युवराज का चयन करता था। और यही कारण है कि चोलों के अंतर्गत हम उत्तराधिकार का संघर्ष नहीं देखते। चोलों में जब राजा अपने जीवन काल में ही युवराज का चयन कर देता था, जैसे राजराज प्रथम, उसके पिता ने ही उसे युवराज के रूप में उसका चयन कर दिया। यही कारण है कि हम जो राजराज प्रथम है या आगे के जो चोल शासक हैं उनमें उत्तराधिकार का संघर्ष नहीं देखते हैं सत्ता के लिए। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। दूसरा, राजा की सहायता के लिए या राजा को सलाह देने के लिए मंत्रियों की एक परिषद भी होती है। ठीक है, यानी केंद्रीय प्रशासन में राजा की स्थिति सर्वोच्च है। राजा अपने जीवन काल में ही युवराज का चयन कर देता था। इसका जो सबसे बड़ा फायदा था कि राज्य में उत्तराधिकार से संबंधित संघर्ष नहीं देखने को मिला। राजा की सहायता के लिए या राजा को सलाह देने के लिए एक परिषद, कई मंत्रियों की एक परिषद होती थी। ठीक है, तो ये जो राजा को उसके कामकाज में सलाह देती थी। ठीक है, तो ये आपका चोल प्रशासन में केंद्रीय प्रशासन का हिस्सा है। आगे चलें, प्रशासनिक विभाजन। अब देखिए
चोल काल के अंतर्गत जो प्रशासनिक विभाजन था, तो साम्राज्य को प्रांतों में बांटा गया था और प्रांतों को मंडलम कहते थे। साम्राज्य किसमें बटा था? प्रांतों में, और प्रांतों को मंडलम कहा जाता था। प्रांतों का विभाजन कोट्टम या बलनाडु में होता था। कोट्टम या बलनाडु, ये कमिश्नरी की तरह था, समझ रहे हैं? यानी इसमें कुछ जिले आते थे, जैसे आज कमिश्नरी होती है ना, तो उसमें कुछ जिले आते हैं। तो बलनाडु या कोट्टम की स्थिति कैसी थी? कमिश्नरी की स्थिति थी। इसका विभाजन नाडु में होता था। नाडु को जिला कहते थे, ठीक है, नाडु जिला कहलाता था। इसका विभाजन कुर्रम में होता था। कुर्रम में कुछ गांव आते थे, यानी गांवों का समूह होता था। और प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई थी वो थी उर। उर मतलब गांव को उर कहा जाता था, ये ध्यान रखना, गांव को उर कहा जाता था, ठीक है, उर, ये ध्यान रखना। तो साम्राज्य का विभाजन किस में होता था? मंडलम, प्रांतों में। अब प्रांत का जो प्रशासन होता था वो कभी कभी राज परिवार के लोग उस पर नियुक्त किए जाते थे, प्रांतपति के रूप में, उसके मुखिया के रूप में। जो राज परिवार से संबंधित लोग होते थे उनको प्रांतपति प्रांतों में, मंडलम में नियुक्त किया जाता था, समझ रहे हैं? मंडलम का जो विभाजन है वो कोट्टम या बलनाडु में होता था। ये कमिश्नरी की तरह है, कोट्टम या बलनाडु। और कोट्टम या बलनाडु का जो विभाजन था वो नाडु जिलों में किया जाता था। नाडु का जो विभाजन था वो कुछ गांवों के समूह हैं, जिसे कुर्रम, तहसील की तरह, कुर्रम तहसील की समान जो है थी प्रशासनिक इकाई, कुर्रम में होता था। और उर जो होती थी, उर, वो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। गांव को उर कहा जाता था। क्लियर है यहां तक? तो प्रशासनिक विभाजन भी पूछता है, ठीक है, तो इसे भी अच्छे से समझ लेना। अब हमने कहा कि प्रांतों में कभी कभी राज परिवार के लोग नियुक्त किए जाते थे, ठीक है, वहां के प्रशासन प्रांतपति के रूप में, ठीक है। बाकी जो ये प्रशासनिक विभाजन है उसमें अधिकारी, चूंकि कई मंत्री हैं, तो मंत्रियों को, अधिकारियों को वेतन आदि भी चाहिए, तभी तो भाई चलेगा मामला। तो अधिकारियों को आमतौर पर राजस्वदायी भूमिदान द्वारा भुगतान, मतलब वेतन के रूप में भूमिदान द्वारा उनको वेतन दिया जाता था। वेतन के बदले भूमि का टुकड़ा दे देते थे, ठीक है, जिससे कि वो अपने वेतन का जो भी उनका अपना खर्च है वो निकालें, ठीक है। आई बात समझ में? तो ये है प्रशासनिक विभाजन। तो प्रशासन का विभाजन समझ में आया। साम्राज्य का विभाजन मंडलम में। मंडलम क्या है? प्रांत। प्रांतों का विभाजन कमिश्नरीज में, उसे कोट्टम या बलनाडु के नाम से, थोड़ा नाम में है जटिलता आएगी, उससे घबराना नहीं है, एक दो बार रिवाइज कर लेंगे वो याद हो जाएगा। कोट्टम का विभाजन किसमें है? नाडु में, जिलों में है। जिलों का विभाजन तहसीलों में, कुर्रम कह रहे हैं तहसील को, और तहसीलों का विभाजन गांव में है। गांव प्रशासन की सबसे छोटी इकाई है और गांव को उर कहा जा रहा है, उर, ठीक है। प्रशासन के अंतर्गत जो अधिकारी हैं, जो काम कर रहे हैं, उनको वेतन के लिए भूमिदान, भूमि का टुकड़ा दे दिया जाता था वेतन के बदले, ठीक है, जिससे कि वो अपने खर्च को चलाएं, ठीक है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण परिचर्चा है आज के क्लास की, वो है स्थानीय स्वशासन, मतलब चोलों के अंतर्गत स्थानीय स्वशासन। तो हेडिंग डालिए, स्थानीय स्वशासन, चोलकालीन स्थानीय शासन, ठीक है, चोलकालीन स्थानीय शासन। तो सबसे पहले इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है, चोलकालीन स्थानीय स्वशासन की? तो ये परांतक प्रथम एक शासक हैं, चोल शासक हैं, इनका एक अभिलेख है उत्तर मेरूर शिलालेख, ठीक है, उत्तर मेरूर शिलालेख। ये किसका है? परांतक का। परांतक प्रथम एक चोल शासक हैं, उनका एक अभिलेख है, शिलालेख है, उत्तर मेरूर अभिलेख। वहीं से हमें इसके स्थानीय शासन पर के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। चोलकालीन जो स्थानीय स्वायत्त शासन है वो आधुनिक पंचायती राज व्यवस्था के समान है। पंचायती राज व्यवस्था मतलब समझ रहे हैं? गांव नगर स्तर पर, जो ब्लॉक स्तर पर
त्रिस्तरीय देख रहे हैं ना पंचायत, गांव, जिला, ब्लॉक स्तर पर जो हम ब्लॉक और जिला 3 है ना, गांव, ब्लॉक, जिला, ये त्रिस्तरीय बलवंत राय मेहता समिति, पॉलिटी में पढ़ते होंगे आप लोग ना, 1952 में, ठीक है। बलवंत राय मेहता कमेटी ने अनुशंसा की थी कि त्रिस्तरीय हमारी जो संरचना होनी चाहिए स्थानीय स्वशासन में। नागौर से सबसे पहले जो है 59 में पंचायती राज व्यवस्था का 2 अक्टूबर 1959 को नागौर से देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज व्यवस्था शुरू किया था, ठीक है। ये सब पॉलिटी में भी पढ़ते होंगे आप लोग। तो पंचायती राज, आधुनिक पंचायती राज व्यवस्था के ये समान था, ठीक है। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? परांतक प्रथम, उसका उत्तर मेरूर अभिलेख है, वहां से हमें जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। संस्थाएं तो नगरम है, उर है, सभा या महासभा है, ठीक है। ये स्थानीय संस्थाएं हैं। जैसे आज नगर, कहीं नगर निगम है, नगर पालिका है, गांव है, जिला पंचायत है ना, वैसे ही तो नगरम, नगरम क्या है? ये व्यापारियों की सभा है, ठीक है। उर क्या है? ये सामान्य लोगों की संस्था है। गांव, गांव के जो सामान्य लोग हैं उनकी संस्था उर है, ठीक है। सभा, महासभा क्या है? जो अनुदान यानी ब्रह्मदेय अग्रहार, जो अनुदान प्राप्त गांव हैं उनके जो हैं वो जो है सभा या महासभा कह रहा है। यानी अनुदान ब्रह्मदेय या अग्रहार के रूप में जिन गांवों को दिया गया है वहां सभा या महासभा होती है, एक संस्था होती है थी, ठीक है। और गांव में उर एक संस्था है, ठीक है। गांव को उर भी कहा जा रहा है, उर एक संस्था भी है। नगरम मतलब व्यापारियों की एक संस्था है। तो ये स्थानीय संस्थाएं हैं, ठीक है, जो कि अपने अपने क्षेत्रों में प्रशासन से संबंधित जुड़ी हुई हैं, ठीक है। और इन्हें अपने अपने क्षेत्रों में पर्याप्त स्वायत्तता भी प्राप्त है। आई बात समझ में? फिर से इसे देख लीजिए। स्थानीय स्वशासन, स्थानीय शासन के बारे में जानकारी हमें कहां से मिलती है? तो परांतक प्रथम एक चोल शासक है, उसका एक अभिलेख है, उत्तर मेरूर अभिलेख, वहां से हमें जानकारी मिलती है। ये स्थानीय शासन का जो अर्थ है कि जैसे आज वर्तमान में आप आधुनिक पंचायती राज व्यवस्था देख रहे हैं ना, गांव स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर, ठीक है, देखते हैं, वैसे ही यहां भी संस्थाएं हैं। गांव, ऐसे गांव जो सामान्य गांव हैं वहां उर नामक एक संस्था है। जो गांव अनुदान के रूप में दिए गए हैं, चूंकि अनुदान भी दिया जाता था ब्राह्मणों को, अधिकारियों को वेतन, हाँ, तो अग्रहार या ब्रह्मदेय के रूप में जो अनुदान प्राप्त गांव थे वहां सभा या महासभा नामक संस्था कार्य कर रही है। व्यापारियों के लिए भी एक संस्था है जिसे हम नगरम कह रहे हैं, ठीक है। तो ये क्लियर है, आगे चले। ग्राम सभा, तो गांव को 30 वार्ड या कुटुंबस में बांटकर सभा के सदस्यों का निर्वाचन किया जाता था। यहां शब्द ध्यान रखिएगा, निर्वाचन। सभा के सदस्यों का क्या होता था? निर्वाचन होता था, ठीक है। लेकिन ये निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन था, ठीक है। आधुनिक जो निर्वाचन पद्धति है उसकी तरह नहीं था, ठीक है। निर्वाचन संबंधी कुछ योग्यता और निर्योग्यता भी हुआ करती थी, ठीक है। तो निर्वाचन संबंधी योग्यता है तो उसमें पहला है कि उम्मीदवार की उम्र, जो मतलब ग्राम सभा का होना चाह रहा है सदस्य, उसकी उम्र 35 से 70 वर्ष के बीच होनी, पहली बात। जैसे आज के समय में आप देखिएगा तो लोकसभा है, लोकसभा, राज्यसभा, या गांव का प्रधान है, सबकी एक उम्र होती है ना। उसी समय अगर आप गांव का सदस्य बनना चाहते हैं, संस्थाओं का सदस्य बनना चाहते हैं, स्थानीय संस्थाओं का, तो उम्र 35 से 70 वर्ष के क्या होनी चाहिए? बीच होनी चाहिए, ठीक है। पहली बात, ये निर्वाचन संबंधी योग्यता है। दूसरी बात, वह व्यक्ति जो सदस्य बनना चाहता है वह वैदिक मंत्रों का ज्ञाता हो। क्या होना चाहिए? वैदिक मंत्रों का ज्ञाता हो।
मतलब वैदिक मंत्र की वो जानकारी रखता हो। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट है कि 1.5 एकड़ भूमि का मालिक हो, उसके पास 1.5 एकड़ भूमि होनी चाहिए और उस पर क्या हो, अपना मकान हो, किराए के मकान में न रहता हो। समझ रहे हैं? और नेक्स्ट, गांव का अस्थाई निवासी हो। ठीक है, परमानेंट। तो योग्यता क्या क्या हो गई? 35 से 70 वर्ष की उम्र हो, पहली बात। दूसरा, वैदिक मंत्रों का ज्ञाता हो। तीसरा, 1.5 एकड़ भूमि का स्वामी हो और उस भूमि पर अपना क्या होना चाहिए, मकान हो और उस गांव का स्थायी निवासी हो। ये योग्यता हो गया। कुछ निर्योग्यता भी है, तो निर्वाचन संबंधी अयोग्यताएं। तो उसमें पहला है कि चोरी पाप कर्म का दोषी न हो, मतलब चोरी हत्या इस तरीके का कोई पाप कर्म में वो लिप्त न हो, संलिप्त न हो। हाँ, तो चोरी या पाप कर्म का दोषी न हो, पहली बात। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है तो वो गांव की सभा का, गांव की जो संस्था है या नगरीय संस्था है उसका सदस्य नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो गांव के सदस्य नहीं बन पाएगा। तो वह जो है चोरी या पाप में लिप्त न हो, संलिप्त न हो, पहली निर्योग्यता। दूसरा, आय व्यय का ब्यौरा न दिया हो। जैसे आज के समय में लोग टैक्स चोरी कर लेते हैं ना, आय व्यय का ब्यौरा। तो राज्य को अगर आय व्यय का ब्यौरा न दिया हो तो ऐसा व्यक्ति भी अयोग्य हो जाएगा। तीसरा, पिछले 3 वर्षों से लगातार किसी समिति का सदस्य रहा हो। अगर वो, बहुत सारी समितियां हैं, देखिए अभी विभिन्न समितियों की हम चर्चा करेंगे, तो वो किसी ऐसी समिति का सदस्य 3 वर्षों में न रहा हो। निर्वाचन की जो पद्धति थी वो लॉटरी सिस्टम से निर्वाचन होता था। ठीक है, तो निर्वाचन कैसे होता था? लॉटरी सिस्टम से। निर्वाचन लॉटरी सिस्टम के आधार पर होता था। ठीक है, मतलब जो सदस्य होते थे एक बॉक्स में, उनके नाम पर्ची में लिख के डाल दिए जाते थे और एक अल्पवयस्क 8-10 साल का बच्चा, छोटा बच्चा, अबोध बालक, जिसको ज्ञान न हो, उसको बुलाया जाता था और उससे कहा जाता था कि इनमें से कोई एक पर्ची निकालो। तो वो जिस पर्ची को निकालता था वह व्यक्ति निर्वाचित हो जाता था। ठीक है, तो लॉटरी सिस्टम से निर्वाचन होता था। ठीक है, तो आई बात समझ में यहां तक? कोई डाउट? तो स्थानीय स्वशासन, लेकिन उस समय, अपने समय में स्थानीय स्वशासन होना ही बहुत बड़ी बात थी। ठीक है, आगे चलें। अब देखिए, विभिन्न समितियां भी होती थी और समितियों को वारियम कहा जाता था चोल काल में, यानी विभिन्न समितियों के माध्यम से भी शासन संचालित किया जाता था। जैसे विद्वानों की समिति को संवत्सर वरियम कहते थे, संवत्सर वरियम कहते थे। उपवन समिति को तोट्टा वरियम कहते थे। सिंचाई समिति बहुत महत्वपूर्ण थी, इसे एरिवारियम कहते थे। दरअसल सिंचाई समिति लोगों को सिंचाई के लिए जल वगैरह का प्रबंध करती थी, तो कृषि में, पेयजल में, इस सब में जल की आवश्यकता होती थी, तो सिंचाई समिति बड़ी महत्वपूर्ण थी और इसे एरिवारियम कहते थे। स्वर्ण समिति थी, पूर्णवारियम के नाम से जानी जाती थी। तो बहुत सारी समितियां हैं, उसके माध्यम से भी शासन संचालन किया जाता था। ठीक है, सभा की बैठक। तो सभा की जो बैठक होती थी ना, वो ढोल बजाकर लोगों को सूचित कर दिया जाता था। आज भी जैसे ग्राम सभा में, गांव में जो लोग रहते होंगे आप लोगों में से, तो होता है ना कि जब कोई विशेष महत्व का विषय हो, पता नहीं अब प्रचलन में है या नहीं है, हमारे समय में ऐसा होता था जब हम लोग छोटे छोटे थे बच्चे, तो किसी गांव में एक पंचायत भवन की तरह बना होता था। वो गांव के लिए, मतलब बैठक के लिए ही होता था। किसी मुद्दे पर निर्णय लेना हो गांव से संबंधित या कोई इश्यूज हो, तो गांव के जो बुजुर्ग लोग होते थे, गांव के जो सम्मानित लोग होते थे, उन सबको बुलाया जाता था। तो चोलों के अंतर्गत ढोल बजाकर लोगों को, गांव के लोगों को सूचित किया जाता था। सार्वजनिक स्थान पर बैठक होती थी, पेड़ के नीचे, तालाब के किनारे, पेड़ के नीचे सार्वजनिक जगह पर बैठक होती थी और महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा परिचर्चा होती थी।
सभा के कार्य क्या थे? तो सार्वजनिक और निजी भूमि की देखरेख करना, ठीक है, सिंचाई, पेयजल, सड़क मार्ग का निर्माण करना, राजस्व वसूलना और कर लगाना, ठीक है। इस स्थानीय स्वशासन की अपनी कुछ सीमाएं भी हैं। सीमाओं में जैसे आधुनिक हम कह रहे हैं ना पंचायती राज व्यवस्था के समान है, लेकिन ठीक है कि आधुनिक पंचायती राज व्यवस्था के समान है, समान थी, लेकिन वो प्रजातांत्रिक नहीं थी, ठीक है, क्योंकि उनका निर्वाचन वो लॉटरी सिस्टम से हो रहा है। फिर निर्वाचन के संबंध में भी कई टर्म्स एंड कंडीशन है। अब उसमें संपत्ति जैसी योग्यता जोड़ी जा रही है, वैदिक मंत्रों का से संबंधित योग्यता जोड़ी जा रही है। तो ये सब कहीं ना कहीं उसे जो है आधुनिक प्रजातांत्रिक व्यवस्था से अलग थी, ठीक है। तो ये आपका स्थानीय स्वशासन हो गया। क्लियर? यहां तक कोई डाउट? आगे चलें। अब देखिए चोलों का पतन। तो 13वीं सदी के आसपास दक्षिण भारत के अंतर्गत चोल साम्राज्य का पतन आरंभ हो जाता है, ठीक है। और फिर 13वीं सदी में जब इनका पतन आरंभ हुआ, अंतिम चरण में चोल साम्राज्य का पतन आरंभ हुआ और चोलों के स्थान पर दक्षिण भारत के अंतर्गत पांड्य और होयसल, यहां सुधार लीजिएगा, होयसल, यानी चोलों का जगह कौन ले लिया? पांड्य और होयसलों ने लिया। और चालुक्यों की जगह है ये आ गए यादव और काकतीय राजवंश, काकतीय राजवंश। और बाद में नोट करके लिख लीजिए, बाद में दिल्ली सुल्तान, दिल्ली सल्तनत के तहत इन क्षेत्रों को अपने अधीन कर लिया गया। ठीक है, अब यहां से कनेक्ट हो जाएंगे आप, ठीक है। मतलब ये जो होयसल हैं, पांड हैं, यादव हैं, काकती हैं, आगे चल के आप देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान हैं वो इनको पराजित करके और इनको अपने अधीन कर लेंगे, ठीक है। तो ये चोलों का पतन हो गया। यहां तक क्लियर है? आगे चलें। अब जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है कि चोलों का सांस्कृतिक जीवन। तो दक्षिण भारत में अगर हम देखें चोलों को, तो बहुत ही जो संस्कृति परंपरा है इनकी बड़ी समृद्ध रही है। जैसे चाहे साहित्य का क्षेत्र हो, भाषा का विकास हो, स्थापत्य का क्षेत्र हो, स्थापत्य के क्षेत्र में तो आप देखेंगे कि द्रविड़ शैली के चरमोत्कर्ष को यह दर्शा रहा है। यानी द्रविड़ शैली इस काल में आकर अपने चरमोत्कर्ष में पहुंच रही है, ठीक है। तो सांस्कृतिक जीवन में पहला है कि चोल साम्राज्य के अंतर्गत हम कई नगरों का निर्माण देखते हैं। जैसे तंजौर में गंगई कोंड चोलपुरम, कावेरी के निकट मैंने कहा ना, राजेंद्र चोल ने गंगई कोंड चोलपुरम नगर नामक एक नगर बसाया, उसको राजधानी बनाई। गंगई, इसे लिख लीजिएगा, कोंड चोलपुरम, ठीक है, नामक नगर बसाया था, राजधानी नगर बसाया। कांची, इन क्षेत्रों में नगरों का निर्माण हुआ। और इन नगरों का निर्माण कैसे हुआ? उनके विकसित वाणिज्य व्यापार, उनकी आर्थिक समृद्धि, मतलब वो इतने सामर्थ्य हो सके कि अलग अलग क्षेत्रों में उन्होंने नगरों का निर्माण भी किया। तो तंजौर में, गंगईकोंड चोलपुरम में, कांची में उन्होंने बहुत सारे नगर का उत्थान हुआ, निर्माण हुआ चोलों के अंतर्गत, जो उनकी आर्थिक संपन्नता, आर्थिक समृद्धि से जुड़ा हुआ था। चोल काल के अंतर्गत आप देखेंगे तो दक्षिण भारत के अंतर्गत मंदिर स्थापत्य अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। मंदिर स्थापत्य की द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में जो मंदिर स्थापत्य है वो द्रविड़ शैली में हुआ था। मंदिर स्थापत्य की 3 शैलियां हैं। एक है
आपका उत्तर भारत में नागर शैली, दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली, मध्य भारत के अंतर्गत बेसर शैली। ठीक है, तो चोलों के अंतर्गत मंदिर स्थापत्य की द्रविड़ शैली अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी। ठीक है, जैसे तंजौर में जो राजराजेश्वर मंदिर है, हाँ, बृहदेश्वर मंदिर है, आप देखेंगे तो बहुत ही शानदार बना हुआ है। ठीक है, छठी एवं नवीं सदी में तमिल देश के अंतर्गत हम देखते हैं नैनार और अलवार संतों का प्रादुर्भाव हुआ। ठीक है, नैनार कौन है? नैनार ये शैव संतों को नैनार कहा जाता था। दक्षिण भारत में शैव संतों को नैनार कहा जाता था और वैष्णव संतों को अलवार कहा जाता था। अलवार कौन होते थे? वैष्णव संत। ठीक है, शैव संत कहने का मतलब है कि ये शिव की उपासना करते थे। मुरुगन शिव की उपासना से संबंधित है और ये विष्णु की उपासना से संबंधित है। तो नैनार और अलवार संतों का भी प्रादुर्भाव हम इस समय छठी से नवीं सदी के अंतर्गत दक्षिण भारत के अंतर्गत देखते हैं। तो निश्चित रूप से उनका भी प्रभाव पड़ा चोलों पर और यही कारण है कि चोलों ने, आपने देखा कि कई शैव और वैष्णव मंदिरों का भी निर्माण कराया। ठीक है, तो नैनार और अलवार संतों का प्रादुर्भाव हुआ। ठीक है, इन संतों की रचनाओं को 12वीं सदी के आरंभ में तिरुमुरई, ठीक है, ये ध्यान रखना, कहीं कहीं तिरुमुंगई भी मिलता है, तिरुमुरई नाम से संकलित किया गया। ठीक है, और इसे तिरुमुरई को पंचम वेद भी कहा गया। पंचम वेद, पांचवा वेद। 4 वेद आपने सुना ना, कौन कौन? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। 5वें वेद की संज्ञा किसको दी गई? तिरुमुरई। ठीक है, पंचम वेद कहा गया, इसे सुधार लीजिएगा। ठीक है, यानी कि जो अलवार और नैनार संत थे, उनकी रचनाओं को 12वीं सदी के आरंभ में तिरुमुरई नाम से संकलित किया गया। 11 जिल्दों की है ये एक जो है पुस्तक, और इसे पंचम वेद की संज्ञा दी गई, पंचम वेद कहा गया। ठीक है, इसी समय दक्षिण भारत के अंतर्गत कंबन नामक एक विद्वान ने तमिल रामायण की रचना की। ठीक है, ये बड़ा ही शानदार इनकी रचना है तमिल रामायण। तो कंबन नामक विद्वान द्वारा इसी समय तमिल रामायण की रचना की गई। साथ ही पंपा है, पुन्ना है, रन्ना है। ठीक है, पंपा, पुन्ना, रन्ना, ठीक है, ये विद्वान हैं और ये कन्नड़ भाषा के विद्वान हैं। इन्हें कन्नड़ काव्य के ये रत्न माने जाते हैं। पंपा, पुन्ना, रन्ना कन्नड़ काव्य के रत्न माने जाते हैं, यानी कन्नड़ भाषा का भी खूब विकास हुआ इस काल के अंतर्गत। ठीक है, नन्नैया नाम ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा नाम में जटिलता है। नन्नैया ने महाभारत लिखने का काम शुरू किया था। महाभारत को तेलुगु में लिखना आरंभ किया था, लेकिन नन्नैया उसे पूरा नहीं कर पाए थे, उसे तिक्कान्ना ने पूरा किया था। तिक्कन्ना, ठीक है, ने पूरा किया था। तो ये कुछ साहित्यिक देख रहे हैं ना कि कितनी बढ़िया से मतलब उसका विकास हो रहा है। तो अलवार और नैनार संतों का प्रादुर्भाव हुआ दक्षिण भारत के अंतर्गत। अलवार कौन है? वैष्णव संत हैं। नैनार शैव संतों को कहा जाता था। इनकी रचनाओं को जो इन्होंने संकलित किया, गीत काव्य जो भी इनके हैं, इनकी रचनाओं को 12वीं सदी में तिरुमुरई नाम से संकलित किया गया और इसे पंचम वेद की संज्ञा दी गई, तिरुमुरई को। इसी समय एक विद्वान है कंबन, उन्होंने तमिल रामायण की रचना की। ठीक है, और पंपा, पुन्ना, रन्ना इन्हें कन्नड़ काव्य का रत्न कहा जाता है। और महाभारत, तेलुगु में महाभारत, नन्नैया नामक कवि ने, नन्नैया नामक विद्वान ने महाभारत को तेलुगु में लिखना आरंभ किया था, लेकिन उसे पूरा करने का काम तिक्कन्ना ने किया था, यानी तिक्कन्ना ने उसे तेलुगु में पूरा किया था। यहां तक क्लियर है? आगे चलें। अब देखते हैं मंदिर निर्माण की द्रविड़ शैली। तो दक्षिण भारत के अंतर्गत ये जो काल है आपका,
चोल काल, वो द्रविड़ शैली के चरमोत्कर्ष को दर्शा रहा है। तो पहली बात तो हम द्रविड़ शैली की कुछ विशेषताओं को देखेंगे, ठीक है। फिर देखेंगे कि उस शैली में बने प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं, ठीक है। मतलब इसको थोड़ा समग्रता में पढ़ेंगे, केवल चोलों तक का ही नहीं देखेंगे, बल्कि उसके बाद जो होयसल हैं, इन लोगों के जो मंदिर स्थापत्य हैं उन पर भी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो मंदिर में क्या क्या होता है आप लोग जानते ही हैं। एक गर्भगृह होता है। तो दक्षिण भारत के अंतर्गत जो मंदिर बने उनमें जो गर्भगृह है, गोपुरम है, मंडप है, ये सब नाम है, ठीक है। ये ध्यान रखना, विमान है, ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं और यहाँ से प्रश्न बहुत ही आसान पूछे जाएंगे। द्रविड़ शैली के तत्व हैं, समझ रहे हैं, गोपुरम, विमान, मंडप, इस तरह के करके पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आपके लिए बड़ा आसान होता है, बस प्रमुख मंदिरों का नाम आपको ध्यान में रखना होगा कि इस शैली से संबंधित प्रमुख मंदिर कौन कौन हैं। अगर किसने बनवाया है ये भी ध्यान में है तब तो बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। खैर, तो मंदिर निर्माण की द्रविड़ शैली का ये चरमोत्कर्ष है। चोल काल मंदिर निर्माण की द्रविड़ शैली का क्या है, चरमोत्कर्ष स्थिति को दर्शा रहा है। चरमोत्कर्ष स्थिति को दर्शा रहा है, मतलब ये काफी इसका विकास हुआ चोलों के अंतर्गत। तो द्रविड़ शैली की अपनी विशेषताएं क्या हैं, पहले ही से समझ लें। द्रविड़ शैली की क्या विशेषताएं हैं। तो दक्षिण भारत में ये मंदिर निर्माण की शैली है, द्रविड़ शैली, ठीक है। इसे भी समझ लीजिए। ये उत्तर भारत में मंदिर निर्माण की जो शैली है उसे हम कहते हैं नागर शैली, नागर शैली, ठीक है। उत्तर भारत के किसी मंदिर में चले जाइए, आप देखेंगे कि चबूतरे पे मंदिर बना हुआ है। वो जितनी भी उसकी विशेषताएं हैं, गर्भगृह हैं, भगवान हैं, उनके घूमने के लिए प्रदक्षिणा पथ बना हुआ है, वो सब द्रविड़ शैली है। आधुनिक जो राम मंदिर है वो नागर शैली में ही बना है, ठीक है। और पंचायतन शैली मैंने बताया था कि नागर शैली के अंतर्गत एक पंचायतन शैली का विकास हुआ था, याद है। पंचायतन शैली ये क्या था, तो इसको गुप्तोत्तर काल में हमने देखा कि मुख्य मंदिर के चार तरफ चार अन्य मंदिर बन जाते थे। इसे ही हम, अब ये 5 मंदिर हो गए, ये मुख्य मंदिर है और इसके चारों तरफ 4 अन्य छोटे छोटे मंदिर हैं, तो इन्हें हम पंचायतन शैली के मंदिर कहते हैं, ठीक है। तो पंचायतन शैली में बने हुए ये मंदिर हैं, ठीक है। तो नागर शैली के अंतर्गत पंचायतन शैली है। मध्य भारत के अंतर्गत आप देखेंगे तो बेसर शैली के मंदिर बने हुए हैं, बेसर शैली। और कृष्णा के दक्षिण में देखेंगे तो द्रविड़ शैली है, यहाँ द्रविड़ शैली में मंदिर बने हुए हैं, ठीक है। बेसर शैली में नागर और बेसर द्रविड़ शैली के मिश्रण से इस शैली का उद्भव हुआ। नागर और द्रविड़ शैली के मिश्रण से बेसर शैली का उद्भव होता है, ठीक है। यानी इसमें कुछ तत्व नागर शैली के होंगे, कुछ तत्व द्रविड़ शैली के होंगे, ठीक है। तो दक्षिण भारत के अंतर्गत, चोलों के अंतर्गत द्रविड़ शैली क्या हुआ, अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। तो हम पहले द्रविड़ शैली की कुछ विशेषताओं को देख लें, ठीक है। तो इसमें गर्भगृह, जिसमें मुख्य देवता को स्थापित किया जाता था, उसे गर्भगृह कहते हैं। जिसमें मुख्य देवता स्थापित होते हैं वो गर्भगृह कहलाता है। तो गर्भगृह के ऊपर एक के बाद एक कई मंजिलें बनी होती हैं, 5-7 मंजिलें बनी होती हैं, ठीक है। और इन मंजिलों को हम विमान कहते हैं। जैसे मकान बनाते हैं ना, 1 फ्लोर, 2 फ्लोर, 3 फ्लोर, 4 फ्लोर, 5 फ्लोर, 6 फ्लोर, 7 फ्लोर। तो गर्भगृह के ऊपर आप देखेंगे तो ऐसे पिरामिड नुमा, ठीक है, इस तरह की संरचना बनी होती है, ठीक है। इसे ही हम कहते हैं क्या, विमान। ये 5 से 7 फ्लोर तक हो सकते हैं, छोटे 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 पिरामिड के आकार के, ठीक है। तो ये विमान कहलाते हैं, जो ऊपर जाती हुई संरचना है, ठीक है। तो ये विमान हो गए। तो गर्भगृह के ऊपर एक के बाद एक कई मंजिलें बनी होती हैं, फ्लोर बने होते हैं, जिन्हें हम क्या नाम दे रहे हैं, विमान। तो विमान समझ गए, यानी कि द्रविड़ शैली की एक विशेषता है उसका विमान, मतलब वो कई फ्लोर बने होते हैं गर्भगृह के ऊपर, तो विमान होता है उसमें। मुख्य भवन के सामने, मतलब गर्भगृह है तो वहां मुख्य मंदिर है, उसके भवन के सामने
स्तंभों पर बना एक विशाल कक्ष होता है, जो स्तंभों पर निर्मित होता है एक विशाल कक्ष होता है, जिसे हम मंडपम कहते हैं। मंडपम सभा स्थल, जैसे कि आप अगर मंदिर में गए होंगे तो मुख्य मंदिर के बाद बाहर बैठने के लिए एक जगह होती है, जहाँ की जो पूजा पाठ करने वाले लोग हैं वहाँ बैठते हैं, पूजा पाठ करते हैं। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, प्रवचन होते हैं, बहुत मतलब इस तरीके से धार्मिक जो लोग हैं, कुछ लोग शांति के लिए बैठते हैं, ठीक है, तो विशेष उद्देश्य से भी बैठते हैं, तो उसे हम मंडपम कहते हैं। इसका उपयोग श्रोता कक्ष के रूप में होता था और ये काफ़ी विशाल होता था, आकार और प्रकार में काफ़ी विशाल भी होता था। दक्षिण भारत के मंदिर ना इतने विशाल इसलिए भी होते थे कि एक तो देख रहे हैं वहाँ पे ये जो सामाजिक समारोह, सार्वजनिक उत्सव वगैरह भी होते थे, तो बड़ी संख्या में लोग गैदरिंग होती थी, लोग होते थे, तो उनको बैठने के लिए विशाल मंडप बनाए जाते थे, ठीक है। तो मंडप सभा कक्ष होता था, सभा भवन या सभा कक्ष होता था। सभा कक्ष है जिसमें लोग क्या होते थे, बैठते थे, श्रोता कक्ष के रूप में होता था, ठीक है। इसके अलावा विशेष अवसरों या त्योहारों पर देवदासियों द्वारा वहाँ नृत्य वगैरह भी किए जाते थे, ठीक है। देवदासी होती थी जो मंदिर में देवदासी प्रथा भी होती थी दक्षिण भारत के अंतर्गत, और वो जो है सेविका के रूप में रहती थी मंदिरों में। देवदासी प्रथा का उल्लेख बहुत जगह मिला है, ठीक है। ये भी एक महिलाओं से जुड़ी हुई इस तरह की प्रथा थी। तो मंदिरों में विशेष अवसरों पर या त्योहारों पर इन देवदासियों द्वारा नृत्य वगैरह भी किया जाता था। तो अब उसको देखने के लिए या इसलिए या विशेष अवसरों पर लोग वहाँ गैदर्ड होते थे, इसलिए सभा भवन का आकार प्रकार क्या होता था, बड़ा होता था, ठीक है। मंदिर के चारों ओर, ठीक है, एक परिक्रमा पथ होता था। मंदिर के चारों ओर, ठीक है, एक परिक्रमा पथ होता था जो ऊंची दीवार से घिरा होता था, ठीक है। मंदिर के चारों ओर एक परिक्रमा पथ होता था और ये ऊंची बाउंड्री जिसे हम कहते हैं उससे घिरा होता था। चार दीवारियों में जगह जगह ऊंचे सिंहद्वार बने होते थे जिन्हें गोपुरम कहा जाता था, ठीक है। मतलब चार दीवारी में ऊंचे ऊंचे सिंहद्वार बने होते थे, उन्हें गोपुरम भी हम कहते हैं, ठीक है। तो अब जैसे गोपुरम, मंडप, विमान, गर्भगृह, ये सब क्या हो गया, ये द्रविड़ शैली के मंदिर स्थापत्य की विशेषताएं होंगी, ठीक है। तो इसे एक जगह नोट भी कर लीजिए। इसमें क्या होगा, गर्भगृह, विमान, मंडपम, गोपुरम, ये सब द्रविड़ शैली की अपनी स्थापत्य की विशेषताएं हैं, ठीक है। यानी ये होंगे ही होंगे अगर द्रविड़ शैली में ये मंदिर बना है, ठीक है। अब देखिए प्रमुख मंदिर, द्रविड़ शैली के प्रमुख मंदिर कौन कौन है, तो इसे समझ लीजिए। तो कांचीपुरम का कैलाशनाथ मंदिर, ये एक द्रविड़ शैली में बना बहुत ही शानदार मंदिर है, ठीक है, कांचीपुरम का कैलाश मंदिर। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर या इसे ही राजराजेश्वर मंदिर कहते हैं, राजराजेश्वर मंदिर, इसका निर्माण कब हुआ था, राजराजेश्वर मंदिर, राजराज प्रथम द्वारा इसका निर्माण 1010 ईस्वी के आसपास किया गया था, ठीक है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण मंदिर है। तो तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, गंगई कोंड चोलपुरम मंदिर, गंगई कोंड चोलपुरम, ये जो है राजेंद्र फर्स्ट ने बनवाया था, राजेंद्र प्रथम ने, और ये राजराजेश्वर या राजराज फर्स्ट ने बनवाया था, ठीक है। तो तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर या राजराजेश्वर मंदिर, गंगई कोंड चोलपुरम मंदिर, होयसलेश्वर मंदिर, ये होयसल शासकों ने बनवाया था। होयसलेश्वर मंदिर ये किसने बनवाया था, होयसल शासकों ने, ठीक है। ये महत्वपूर्ण मंदिर हैं, ठीक है। तो आई बात समझ में, प्रमुख मंदिर कैलाशनाथ, बृहदेश्वर और गंगई कोंड चोलपुरम मंदिर, होयसलेश्वर मंदिर, ये कुछ महत्वपूर्ण मंदिर हैं, ठीक है। अब देखिए मंदिरों का खर्च चलाने के लिए उन्हें राजस्व मुक्त भूमि दान दिया जाता था। मतलब भाई जो मंदिर के खर्च हैं
जो वहाँ रख रखाव, जो उसके अपने निजी खर्च हैं, उसको चलाने के लिए जो है ना राजस्व मुक्त क्या दिया जाता था, भूमिदान दिया जाता था, भूमि दे दी जाती थी। ठीक है, यानी मंदिरों को भी अनुदान भूमि के रूप में प्राप्त होता था। यही कारण है कि मंदिर इतने संपन्न हो जाएंगे आगे चल के कि वो महाजनी, व्यापारी इन गतिविधियों से भी युक्त हो जाएंगे। संपन्न व्यापारी उन्हें भूमिदार और नगद अनुदान दोनों देते थे। ठीक है, तो मंदिरों का खर्च चलाने के लिए राज्य द्वारा मंदिरों को भूमिदान दिया जाता था, संपन्न व्यापारियों द्वारा भूमिदान दिया जाता था, उन्हें नगद अनुदान दिए जाते थे। ठीक है, यही कारण है कि आगे चल के कुछ मंदिर इतने समृद्ध हो गए कि वे महाजनी करने लगे, ब्याज, सूद ब्याज पे पैसा देने लगे, महाजनी करने लगे। ठीक है, व्यवसायों में भाग लेने लगे, समझ रहे हैं, आर्थिक गतिविधियों से जुड़ गए। उन्होंने कृषि सुधार किए, ठीक है, कुएं बनवाए, तालाब खुदवाए, नहरों का विकास करने लगे, इन पर व्यय करने लगे, जिससे कि क्या हो, कृषि का विस्तार हो। समझ रहे हैं, मतलब ये आर्थिक गतिविधियों से जुड़ गए मंदिर, और अब ये इतने संपन्न हो गए कि अब वो व्यवसाय करने लगे, महाजनी सूद ब्याज पे देने लगे, कृषि के लिए सुधार के लिए प्रयास करने लगे, कुएं बनवाए, सिंचाई के लिए प्रयास कर रहे हैं, नहरों का विकास कर रहे हैं, तालाब खुदवा रहे हैं। तो दक्षिण भारत के मंदिर समृद्ध हुए। यही कारण है कि चूंकि दक्षिण भारत के मंदिर महाजनी करने लगे, महाजनी व्यवस्था से जुड़ गए, आर्थिक गतिविधियों से जुड़ गए। समझ रहे हैं, दक्षिण भारत के मंदिर आर्थिक क्रियाकलापों से जुड़ गए, आर्थिक क्रियाकलापों से जुड़ गए। ठीक है, और इसका जो सबसे बड़ा आपका प्रभाव पड़ा कि यही कारण है कि दक्षिण भारत के मंदिरों में भव्यता, जिसे हम कह रहे हैं विशालता, भव्यता या विशालता देखने को मिलती है, विशालता देखने को मिलती है। आई बात समझ में? यानी दक्षिण भारत के मंदिर आर्थिक गतिविधियों जुड़ रहे हैं, महाजनी कर रहे हैं, सूद ब्याज पे लेन देन कर रहे हैं। ठीक है, कृषि के विकास के लिए प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, नहर खुदवा रहे हैं, सिंचाई के विकास के लिए प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, व्यावसायिक गतिविधियों से जुड़ गए। तो यही कारण है कि दक्षिण भारत के मंदिर में भव्यता या विशालता देखने को आपको ज्यादा मिलेगी। समझ रहे हैं? तो ये आपका आज का चोल हो गया। तो ये जो है आज का टॉपिक आपका यही समाप्त होता है, और आगे हम 800 से 1200 ईस्वी के बीच में जो आर्थिक सामाजिक परिवर्तन होंगे उसको देखेंगे, और फिर जो है हम विदेशी आक्रमण मतलब गजनवी के जो अटैक हुआ, यानी कि जो संघर्षों का समय है, वहाँ से शुरुआत कर देंगे। तो आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।